हे एवरीवन, क्या हाल चाल है आप लोगों के। आई होप कि आप सब एकदम बढ़िया होंगे और प्रिपरेशन भी जो है आप अपनी अच्छे से कर रहे होगे। तो देखो, जो आपके एग्ज़ाम की डेट्स हैं, फॉर्म है, सब कुछ आ चुका है और फॉर्म जो है कल से फिल होना शुरू हो गया है। तो मैंने आपको जब उस पर वीडियो बनाई थी इंफॉर्मेशन से रिलेटेड जो भी, तो उसमें उसमें मैंने आपको बोला था कि देखो, अभी आपको फॉर्म को फिल नहीं करना है। 1 अप्रैल के बाद जब अपना आप जो सर्टिफिकेट बनवा लोगे तब आपको फॉर्म फिल करना है। तो उसी रिगार्डिंग आज आप लोग बार बार पूछ रहे थे, भैया इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स बता दो, कौन कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो लगते हैं फॉर्म फिल करते समय। तो आज मैं उन सारे जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, चाहे फ़ोटो हो, चाहे आपका सिग्नेचर से लेकर के कौन कास्ट सर्टिफिकेट आपका चाहे हो, मतलब एवरीथिंग जो जो आपका नीड है फॉर्म फिल करते समय, वो सारे जो भी मतलब डॉक्यूमेंट्स हैं उसको मैं आज आपको बताऊंगा वन बाय वन डिटेल में एकदम। आई होप इसके बाद आपको जो है कोई डाउट नहीं रह जाएगा रिगार्डिंग किसके डॉक्यूमेंट्स से रिलेटेड, कि कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, कौन से नहीं चाहिए। ठीक है। और इसलिए मैं आपको बोल रहा था कि अभी आप जो है फॉर्म को फिल मत करो, 2-4 दिन वेट कर लो। ठीक है, जब सब कुछ नॉलेज अच्छे से हो जाए तो ही फॉर्म को फिल करो। ठीक है। तो चलो जो है वीडियो शुरू करते हैं। सो हे एवरीवन, वेलकम टू फर्नोस एकेडमी एक्सीलेंस फॉर नर्सिंग। आई एम शोम उपाध्याय, करेंटली आई एम इंटर्न स्टूडेंट ऑफ KGMU कॉलेज ऑफ नर्सिंग। ठीक है। तो आज का हमारा जो टॉपिक है क्या है वो, इम्पोर्टेंट, यहाँ पे क्या है, इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स सीनियर BSc नर्सिंग फॉर्म 2026। ठीक है। तो हम किसके लिए बात करने वाले हैं, 2026 के लिए। ठीक है। तो चलो देखते हैं। तो सबसे पहले बेस्ड ऑन ऑफिशियल बुलेटिन एंड फुल प्रोसेस डॉक्यूमेंट। ठीक है। 3 स्टेज में आपको जो है फॉर्म को फिल किया जाएगा। और ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, एक ऑफिशियल जो सोर्स है, जो आपका ब्राउचर आया है, मैं उससे बता रहा हूँ, कोई अपने मन से अपना कॉमन सेंस या फिर कोई अपना प्रीवियस नॉलेज नहीं यूज कर रहा हूँ। जैसा इंस्ट्रक्शन इस बार आपको मिला है, मैं आपको सेम को जो है आपको वही बता रहा हूँ। ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या देख लेते हैं, बेसिक है डॉक्यूमेंट्स फॉर फॉर्म फिलिंग। ठीक है। कौन कौन से बेसिक डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको चाहिए। तो सबसे पहले देखो, आपको क्लास 10th की मार्कशीट चाहिए विद सर्टिफिकेट। तो देखो, सर्टिफिकेट किसी किसी बोर्ड में अलग होता है, किसी किसी बोर्ड से आपका यूपी बोर्ड होगा, यूपी बोर्ड में मार्कशीट सामने होता है, सर्टिफिकेट जो है पीछे होता है। तो उसके लिए आपको परेशान नहीं होना कि मेरे पास सर्टिफिकेट नहीं है। CBSE का भी साथ में ही मिलता है। तो यूपी बोर्ड वालों की मैं बता दूं कि जो सर्टिफिकेट होता है कुछ अलग नहीं होता है। आप ये मार्कशीट के पीछे होता है, उसी को बोलते हैं सर्टिफिकेट। ठीक है। और इसका काम क्या है, तो इसका काम आपका नेम वेरिफिकेशन में यूज होता है, आपको डेट ऑफ बर्थ चेक करने के लिए यूज होता है। एंड क्या है, मस्ट मैच एग्जैक्टली, नो स्पेलिंग मिस्टेक अलाउड। मतलब देखो, आपकी मार्कशीट ना सही होनी चाहिए। मतलब जो आपके चाहे आधार कार्ड में जो नाम लिखा हो, मार्कशीट में जो लिखा हो, वही आपका जो है नाम आगे चलता चला जाएगा। ठीक है। इसलिए आपके जो नाम है वो सही होने चाहिए, फॉर्म को चाहे फिल करते समय या फिर मार्कशीट में, जो मार्कशीट में नाम हो, या आपको फॉर्म फिल करते समय भी वही डालना है। ठीक है। और इम्पोर्टेंट क्या है इसमें कि इफ़ मिसमैच, अगर आपका कुछ भी मिसमैच होता है तो फॉर्म कैन बी रिजेक्टेड लेटर, या फिर आपका एडमिशन भी कैंसिल हो सकता है। ये सिर्फ इतना ही नहीं, अगर आपका लास्ट में ना, अगर आपका नाम नहीं मैच है तो आपका एडमिशन भी कैंसिल हो सकता है जब आप एडमिशन कराने जाओ, अगर आपका सिलेक्शन मान लो हो भी जाता है। ठीक है। तो इसलिए जो है आपको जो मार्कशीट पे नाम है वही आपको फॉर्म फिल करते समय वही नाम को अंदर फिल करना है। ठीक है। अब इसके बाद बात करता हूँ सेकंड, जो हमारा अगला डॉक्यूमेंट है वो क्या है, क्लास 12 की मार्कशीट। तो ये किसके लिए रिक्वायर्ड है, तो PCB मार्क्स के लिए। ठीक है। आप जैसे ये जो सीनेट का एग्ज़ाम है, इसको सिर्फ जो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो स्ट्रीम, जो स्ट्रीम के स्टूडेंट्स हैं, सिर्फ वही इसको फिल कर सकते हैं। तो इसमें आपका बेसिकली चेक किया जाएगा कि आपके जो मार्क्स हैं फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में वो हैं कि नहीं। कल मार्क्स में का मैंने क्राइटेरिया आपको बता दिया है, कितना मार्क्स चाहिए आपको फॉर्म फिल करने के लिए। ठीक है। ठीक है। तो और एलिजिबिलिटी वेरिफिकेशन के लिए। ठीक है। तो इतनी चीज़ें जो होती हैं आपको रिक्वायर्ड होती हैं क्लास 12 से। अगर अब एक ऐसा केस भी आता है जिसमें क्या होता है, रिजल्ट डिक्लेयर नहीं होता है। अगर रिजल्ट डिक्लेयर नहीं होता तो आपको क्या करना है, सिलेक्टिंग अपीयरिंग ऑप्शन। आपको वहाँ पे एक अपीयरिंग ऑप्शन मिलेगा, आप अपीयरिंग ऑप्शन सेलेक्ट कर दो। बाद में जब आपका रिजल्ट आ जाएगा तो आप उसको, रिजल्ट अभी आ जाएगा, 1 महीने के अंदर में आ जाएगा रिजल्ट, तो आप उसको जो एडमिशन, अभी तो एडमिशन में काफ़ी टाइम है, अगस्त में आपका एडमिशन क्लासेस चलेंगी, तो सब जुलाई से समझो अगर। ठीक है। तो अभी लगभग टाइम है 2.5-3 महीने का, तो आप अभी उसमें नॉट मतलब डिक्लेयर्ड में। ठीक है। अगर नहीं है तो आप अपीयरिंग ऑप्शन फिल कर देना, जब एडमिशन होगा तो आप अपना जो है वो मार्कशीट वहाँ पे जमा कर सकते हो। तो अभी इस टाइम पे देखो, आपके लिए सबसे जो इम्पोर्टेंट है क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना है, क्योंकि
यूपीएससी नेट का जो ट्रेंड रहा है इसमें, क्योंकि बार बार जो है रिपीटेड क्वेश्चन से पूछे गए हैं, इसका जो पैटर्न होता है आप उस पैटर्न पे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे तो आपका एग्जाम में जो मार्क्स बहुत अच्छे आएंगे। तो इसीलिए मैं आपको सजेस्ट करना चाहता हूँ कि आप लोग जो है फ्लोरेंस एकेडमी का जो फुल सिलेबस का टेस्ट सीरीज है आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। और इसमें मुझे आपको एक अपडेट देनी थी कि अभी तक जो है इसमें आप जब बाई करते थे आपको 13 टेस्ट पेपर मिलेगा, लेकिन अगर आप इसे अभी बाई करते हो तो आपको कितना 20 टेस्ट पेपर आपको प्रोवाइड किया जाएगा। और जो लोग देखो जो लोग बाई कर चुके हैं उनको भी 20 ही टेस्ट पेपर मिलेंगे, तो उन परेशान होने की जरूरत नहीं है कि उनको 13 मिलेगा और अभी करने वालों को 20 मिलेगा, ठीक है, उनको भी 20 टेस्ट पेपर प्रोवाइड किया जाएगा। और जो टेस्ट पेपर होंगे लेटेस्ट यूपी सेंट के सिलेबस और पैटर्न पे बेस्ड होंगे, ठीक है। और जो क्वेश्चन होंगे बाइलिंगुअल होंगे, मतलब कि हिंदी और इंग्लिश जो है दोनों मीडियम में है। जो बच्चे हिंदी मीडियम से थे उनको मतलब काफ़ी प्रॉब्लम होती थी क्योंकि उनके लिए कोई टेस्ट सीरीज ऐसे अवेलेबल नहीं थी। तो आपको देखो हिंदी में भी क्वेश्चंस मिलेंगे तो आपके लिए कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। प्रीवियस ईयर 40 टू 45 जो क्वेश्चन थे डायरेक्टली हमारे टेस्ट पेपर से ही पूछे गए थे, एग्जैक्ट लाइन एंड ऑप्शंस के साथ, ठीक है। इस बार भी काफ़ी ज़्यादा पॉसिबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी है कि सेम ऐसे ही क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। रियल अगर आप इसे ज्वाइन करते हो तो आपको रियल एग्जाम लेवल प्रैक्टिस का एक्सपीरियंस होने वाला है। डिटेल सोल्यूशन में आपको प्रोवाइड किया जाएगा एवरी आफ्टर टेस्ट। फुल सिलेबस का टेस्ट सीरीज होगा। और इतना ही नहीं, अगर आप इसे बाई करते हो तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है फार्मूला शीट प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। किसका? फिजिक्स और केमिस्ट्री का। तो आपके एग्जाम में जो आपके मतलब समस्या थी किसकी? फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन की, तो वो भी सॉल्व हो जाएगी अगर आप इसे बाई करते हो। तो जितना इसमें आपको फार्मूला शीट में फार्मूले दिए हैं आप उतना उसको रिवाइज कर लोगे, पढ़ लोगे, तो आपके जो क्वेश्चन है बहुत ईजिली हो जाएंगे, जो फिजिक्स और केमिस्ट्री में जो जिनको प्रॉब्लम होती थी, ठीक है। और इतना सब कुछ आपको मिलने वाला है सिर्फ और सिर्फ कितने में? 99 रुपीज़ में। सिर्फ और सिर्फ सोचो 99 रुपीज़, मतलब 5 रुपये से भी कम समझो यार कि आपको जितना मिल रहा है टेस्ट सीरीज पूरी समझो। और 120 क्वेश्चन, मतलब समझो आपको 2400 क्वेश्चन के साथ साथ आपको कितना यहाँ पे फॉर्मूला शीट प्रोवाइड किया जा रहा है। तो सोचो आप 5 रुपये से भी कम, मतलब इतना तो आप ऐसे ही यूं ही मतलब खर्च कर देते हो कभी कुछ भी कहीं बाहर जाते हो। तो अगर आप इतना पैसा अपने फ्यूचर और सिर्फ 99 अगर आप यार दे दोगे अपने फ्यूचर को ना, तो मैं इतना अच्छा आपको कंटेंट डिलीवर करूंगा, ट्रस्ट में, कि आपके प्रिपरेशन में समझो गेम चेंजर साबित हो सकता है, ठीक है। तो अगर आप इसे बाई करना चाहते हो तो आप लोग जो है 8115529251 पे आप क्या करो, व्हाट्सएप करो। वहाँ से आपको सारी जो इन्फॉर्मेशन है प्रोवाइड कर दी जाएगी। नंबर मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, यहाँ पे लिखा भी हुआ है 8115529251, ठीक है। बाकी बाद में लेटर अपडेट्स मार्क्स एज पर पोर्टल इंस्ट्रक्शन, ठीक है। अब तीसरा जो हमारा चीज़ इंपॉर्टेंट होता है वैलिड नंबर एंड ईमेल आईडी, ठीक है। आपको देखो अपना ही नंबर देना है, अपनी ही ईमेल आईडी देनी है। अगर आपके पास आपकी खुद की ईमेल आईडी या फ़ोन नंबर आप नहीं यूज करते हो तो आप अपने क्या करो, अपने पापा का दे दो, मम्मी का दे दो, ठीक है। लेकिन आपको ये नहीं कि शॉप जो दुकानदार फॉर्म फिल कर रहा है आपको उसका नंबर आप दिला दो, ठीक है। ऐसा नहीं करना, आपको अपना नंबर देना है, अपने या तो अपने पेरेंट्स का देना है। ईमेल आईडी भी खुद की ही देनी है, ठीक है। मोस्ट मतलब ट्राई करना कि अगर आपके पास हो तो खुद का ही देना, अगर नहीं है तो आप अपने पापा मम्मी का किसी का भी दे सकते हो, ठीक है। यूज होता है ओटीपी वेरिफिकेशन के लिए, रजिस्ट्रेशन आईडी पासवर्ड आपका जनरेट होता है, वो सब इसी पे मैसेज आता है। एंड डू नॉट यूज, मैं देखो यहाँ पे पॉइंट भी मेंशन किया हूँ कि डू नॉट यूज समवन एल्स नंबर, ये नहीं कि आप अपने पड़ोसी का नंबर दे दो, दुकानदार का नंबर दे दो, किसी नोन का नंबर दे दो, ऐसा नहीं करना। आपको सिर्फ अपना या फिर अपने पेरेंट्स का जो नंबर वो देना है, ठीक है। जो क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, जब आप क्या करोगे, आप एडमिट कार्ड निकालोगे तो रिजल्ट आपको डिक्लेयर होगा, काउंसलिंग में ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो इसलिए जो है मैं बोल रहा हूँ कि जो आप नंबर देना वो अपना देना या फिर अपने पेरेंट्स का देना, ठीक है। अगला है कि डॉक्यूमेंट्स है टू अपलोड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट्स। जब आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर रहे हो तो उस समय क्या आपको ध्यान में रखना है, दिस इज़ वेयर मोस्ट स्टूडेंट जहाँ पे क्या करते हैं मिस्टेक करते हैं, या वह स्टेप होता है जहाँ पे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो क्या करते हैं गलती करते हैं। इसलिए आपको इसको थोड़ा केयरफुल रहना है। मैं आपको बता रहा हूँ क्या केयरफुल रहना है। सबसे पहले लाइव फ़ोटो, देखो फौजी को रोकने के लिए लाइव फ़ोटो भी अपलोड होने लगी है, तो आपको जो है लाइव फ़ोटो खुद ही अपलोड करानी है, ठीक है। जो आप फ़ोटो फिल करोगे वहाँ पे जो आपके एग्ज़ाम सेंटर पे आपको फ़ोटो मैच कराई जाएगी, ठीक है। अगर आपका मैच नहीं करेगा तो आप वहाँ से डिस्क्वालीफाइड हो जाओगे, अलग से आप किसी बड़े प्रॉब्लम में आप फंस सकते हो, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि लाइव फ़ोटो आपको अपलोड होगी तो खुद का ही फ़ोटो जो है अपलोड करना, ठीक है। और देख लेना कैमरा जिसका साफ़ हो, जो वेब कैम होते हैं, आप इसलिए किसी शॉप मतलब कैफ़े से भरा सकते हो, नहीं तो खुद से भर लेना, बट उसके लिए ध्यान रखना कि फ़ोटो जो आपकी साफ़ होनी चाहिए, ठीक है। एंड टेकन थ्रू वेब कैम या मोबाइल ड्यूरिंग फॉर्म, जब आप फॉर्म फिल कर रहे हो, ठीक है। कॉशन क्या क्या कंडीशंस क्या क्या है, प्लेन पीछे का जो बैकग्राउंड हो रंग बिरंगा नहीं होना चाहिए, एकदम प्लेन बैकग्राउंड हो। एंड नो कैप ग्लास, आप कोई भी चश्मा या फिर तो मतलब कैप नहीं पहने होनी चाहिए। एंड फेस से क्लियरली विजिबल हो जाए, प्रॉपर लाइट हो, ठीक है। रॉन्ग फोटो फॉर्म कैंसिलेशन पॉसिबल, अगर आप गलत फोटो डालोगे तो आपका फॉर्म जो कैंसिल हो जाएगा और
अगर नहीं भी कैंसिल होता है, अगर किसी दूसरे का भी अपलोड कर देते हो तो एग्जामिनेशन सेंटर पे आप पकड़े जाओगे, फिर वहाँ पे आपके लिए जो है दिक्कत क्रिएट हो जाएगी, ठीक है। अगला है पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, ठीक है। पासपोर्ट साइज़ से रिलेटेड कुछ भी इन्होंने मतलब जो गाइडलाइंस दी है, तो उसमें क्या-क्या रिक्वायरमेंट है, तो क्या है, वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए, पीछे का आपको जो बैकग्राउंड हो एकदम प्लेन बैकग्राउंड हो, वाइट हो, कोई भी कलरफुल बैकग्राउंड नहीं होना चाहिए, ठीक है। और फ़ोटो के नीचे जो है नेम, डेट ऑफ मेंशन होनी चाहिए, मतलब जैसे सपोज़ देखो आपका एक फ़ोटो हो गया, फ़ोटो मान लो ये जो है यहाँ पे तुम हो गए, और यहाँ पे क्या है कि आपका नेम होना चाहिए और डेट ऑफ फोटो। अपना देखो अपना डेट ऑफ बर्थ मत लिखवा देना, डेट ऑफ फोटो ही लिखवानी है, क्या, डेट ऑफ फोटो, ठीक है। अपना वहाँ पे मैं फिर से बोल रहा हूँ, अपना यहाँ पर डीओबी मत लिखवाना, अपना नाम और अपना डेट ऑफ फोटो जिस दिन आप फोटो खिंचवा रहे हो, ठीक है। और फोटो पहले की नहीं होनी चाहिए, अभी लेटेस्ट जो है फोटो होनी चाहिए, तो अभी जाके फोटो तो क्लिक करा लो, जब फोटो बन के आ जाए तो ही फॉर्म का फिल करो, अभी जल्दबाजी मत करना, ठीक है। मैं सिर्फ बार बार बोल रहा हूँ। और जब फोटो अपलोड करोगे उसका साइज जो है कितना 50 से 200 केबी के बीच का होना चाहिए। इसका डायमेंशन होना चाहिए 4.5 टू 4.5 इंटू 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है। एंड नो स्पेक्ट्स, कोई भी चश्मा आपको नहीं यूज़ करना है, ठीक है। एकदम प्लेन क्लियर फोटो, अगर आप चश्मा लगाते भी हो तो चश्मा निकाल देना, ठीक है। ये उनके लिए है इम्पोर्टेंट जो चश्मा यूज करते हैं ना, मतलब हु यूज़, ठीक है, स्पेक्ट्स। तो देखो आपको चश्मा निकाल देना है, ठीक है, चश्मा आपको क्या करना है, निकाल देना है। आप अगर लगाते भी हो तब भी आपको चश्मा निकाल के फ़ोटो क्लिक कराना है। अगला बात करता हूँ सिग्नेचर, हमारा जो अगला एस्पेक्ट है सिग्नेचर है। तो सिग्नेचर देखो आपको ब्लैक पेन से करना है वाइट पेपर पे, ठीक है। A4 शीट जो होती है उस पर आपको अपना सिग्नेचर करना है, रनिंग हैंड राइटिंग, नॉट कैपिटल लेटर, ठीक है। इसकी भी अपलोडिंग साइज 550 टू 200 KB होना चाहिए, जेपीजी में होना चाहिए। नो ओवर राइटिंग, ये नहीं कि आप जैसे आप अपना मान लो आपका नाम कुछ भी है, आप सपोज कि जैसे अपना मान लो मैं अपना जैसे नाम लिख रहा हूँ, देखो शिवम, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि आप फिर इसके बाद ऐसे ऐसे फिर काट के फिर से ऐसे ऐसे लिख दो, कुछ भी ओवर राइटिंग नहीं, एक बार में जो लिखो वो आपको क्या है, वो क्लियर रहना चाहिए, ठीक है। कोई भी आपको ओवर राइटिंग नहीं करनी है। अगला है वेरिफिकेशन शीट, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। वेरिफिकेशन शीट ये जानने के लिए होता है कि मतलब जैसे जब आप अभी जो हैंड राइटिंग लिख रहे हो, जब वहाँ पे भी आपसे एक वेरिफिकेशन शीट फिल कराई जाएगी, एग्जामिनेशन कहाँ पे, एग्जामिनेशन जो आपका सेंटर होगा ना वहाँ पे आपसे यार एक और मतलब वेरिफिकेशन शीट जो है फिल कराई जाएगी, ताकि पता चले कि आप मतलब कोई फ्रॉडरी ना कर सको, ठीक है, कि कोई दूसरा जाकर पेपर दे रहा हो। आपको A4 शीट पे इसको डाउनलोड करना है, डाउनलोड करके आपको A4 शीट पे प्रिंट करना है, मतलब उसमें बेसिकली ये होता है कि क्या है, क्लेवर फॉक्स जंप्स हुआ है, लेजी डॉग ऐसे करके कुछ होता है, ठीक है। तो उसमें आपको ये लिखना होता है, मतलब जो मैंने अभी आपको बताया नहीं, आप देख लेना उसमें, मतलब मेरे को एग्जैक्टली नहीं वर्ड से याद है, बट ऐसे होता है, मतलब क्लेवर फॉक्स जंप्स ओवर लेजी डॉग ऐसे ही होता है, ठीक है। इसको आपको A4 शीट पे प्रिंट करके फुल इन ओन हैंड राइटिंग ब्लू पेन से लिखना है, ठीक है। ब्लू पेन से मेंशन है यहाँ पे, ब्लू पेन से लिखना है आपको। एंड इसके बाद फिर आपको अपलोड करके इसको स्कैन करा के अपलोड करा देना है, ठीक है। एंड मेन स्टूडेंट क्या करते हैं, इस स्टेप को फुल कर मतलब भूल जाते हैं, जैसे क्या होता है उनका फॉर्म इनकम्प्लीट रह जाता है। तो इस स्टेप को आप अब जो है भूलना नहीं, काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टेप है आपके लिए। अगला है कैटेगरी वाइज डॉक्यूमेंट्स के लिए। अब यहाँ पे जो कैटेगरी रिजर्वेशन से जो मतलब है कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनके लिए बताता हूँ कि अब क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए हो, कैसे चाहिए, ठीक है। तो इफ़ यू बिलोंग फ्रॉम दीज कैटेगरी तो मस्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको देखना चाहिए। अगर आप जनरल से हो तो आपको कोई भी जो है स्पेशल डॉक्यूमेंट्स नहीं चाहिए, ठीक है। कुछ भी आपको नहीं चाहिए, कोई कास्ट सर्टिफिकेट आपको जो है वो नहीं चाहिए होता है अगर आप जनरल से हो। अगर आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो ओबीसी के लिए आपको वैलिड ओबीसी का सर्टिफिकेट होना चाहिए, और ये ओबीसी का सर्टिफिकेट इशू आफ्टर 1 अप्रैल 2026। आज देखो 29 मार्च है, तो 29 मार्च अब और अगर फॉर्म अभी आप मान लो फिल कर दे रहे हो तो आपका जो आपका जो सर्टिफिकेट होगा 1 अप्रैल के तो पहले का ही होगा ना। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि पहले अभी आप अपना अगर आप कैटेगरी से बिलोंग करते हो तभी आपके पास बहुत समय है, अभी सर्टिफिकेट बनवा लो। उसके बाद जो है फॉर्म को फिल करना, क्योंकि जो कास्ट सर्टिफिकेट आपको चाहिए 1 अप्रैल 2026 के बाद का चाहिए, ठीक है। और इशूड बाई अथॉरिटी, तहसीलदार, एसडीएम, सीओ, मतलब इशू होना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप कहीं से और बनवा लो। ओल्ड सर्टिफिकेट इनवैलिड है, फिर से बोलूँगा 1 अप्रैल के पहले का आपका सर्टिफिकेट है तो इनवैलिड है, उसको मत फिल करना, नहीं तो फॉर्म आपका रिजेक्ट हो जाएगा, एडमिशन भी कैंसिल हो सकता है, ठीक है। तो इसलिए बोल रहा हूँ कि आपको जो है वो 1 अप्रैल के बाद का ही जो अपना सर्टिफिकेट है उसको फिल करना है। अब बात करता हूँ जो SC ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनके लिए कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए, इशूड बाय क्या है, कॉम्पिटेंट यूपी अथॉरिटी से, मस्ट बी
ए वेरीफाइबल ऑनलाइन, ठीक है, ऑनलाइन वेरीफाई होना ज़रूरी है। अब बात करता हूँ ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए। तो अगर आप इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से आते हैं तो आपके पास ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट होना चाहिए, वो भी 1 अप्रैल 2026 के बाद का। इस जो कंडीशन ओबीसी के लिए थी वही यहाँ पे ईडब्ल्यूएस के लिए भी है, आपको 1 अप्रैल 2026 के बाद का होना चाहिए सर्टिफिकेट। तो इसलिए जो भी आप में से जो भी लोग ईडब्ल्यूएस से हो तो अपना अभी वो आप बनवा लो, ताकि 1 अप्रैल के बाद जो है आपका बन जाए, ठीक है। 2-4 दिन में बन जाता है ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट, तो अपना वेट कर लो, दो जब सर्टिफिकेट बन जाए तो ही फॉर्म को फिल करना, पहले मत फिल कर देना कि पहले का बना हुआ है, ठीक है। और ये जो इशू होना चाहिए तहसीलदार एसडीएम से होना चाहिए, तहसील में बनता है, ठीक है। तो तहसीलदार एसडीएम से ही इशू होना चाहिए उनके द्वारा। अब बात करता हूँ जो पीडब्ल्यूडी है, जो मतलब बेसिकली जो हैंडीकैप्ड स्टूडेंट्स हैं उनके लिए डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट होना चाहिए। 40 to 50 लोकोमोटर डिसेबिलिटी रिक्वायर्ड एंड वेरीफाइड बाय मेडिकल बोर्ड लेटर। बाद में उसको मेडिकल बोर्ड जो है वेरीफाई करता है। आप इसको जो है वो जो आपके मतलब डिस्ट्रिक्ट में जो सीएमओ बैठते हैं आप उनसे बनवा सकते हो, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में जाके जो है उसको बनवा सकते हो, ठीक है। तो इसके बाद अगर आए कुछ जो स्पेशल कुछ कैटेगरीज होती हैं जो जिनका रिजर्वेशन लगता है उनकी बात कर लेता हूँ। तो जो फ्रीडम फाइटर से कोटा से बिलोंग करते हैं उनके लिए सर्टिफिकेट इशूड बाय डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। जो फ्रीडम फाइटर के लिए जो सर्टिफिकेट, अगर आप फ्रीडम फाइटर आपके घर पे कोई था तो अगर आपको उसका बेनिफिट लेना है तो उसका सर्टिफिकेट है आपको किससे, डीएम जो होते हैं आपके ज़िले के उनसे उसको बनवाना होना चाहिए, ठीक है। और अगर एक्स सर्विस मैन है तो आपके पास वैलिड सर्टिफिकेट रिटायरमेंट का होना चाहिए। मतलब एक्स सर्विस मैन का मतलब जो भी आर्मी पर्सन हैं जो रिटायर्ड हो जाते हैं उनके जो बच्चे होते हैं उनको जो है यहाँ पे कोटा होता है हर जगह सीट्स में, तो उनके लिए एक्स सर्विस मैन का जो है वो सर्टिफिकेट वैलिड होना चाहिए। और जो भी स्टूडेंट जिन्होंने एनसीसी का रखी है उनके लिए भी जो होता है वो क्या होता है, यहाँ पे रिजर्वेशन होता है। तो ओनली सी सर्टिफिकेट विथ बी ग्रेड। अगर आपने एनसीसी किया हो तो आपको केवल सी सर्टिफिकेट चाहिए, वो भी किससे, बी ग्रेड से आप पास होने चाहिए। ए एंड बी सर्टिफिकेट जो है नॉट वैलिड, ठीक है। अगर आपके पास ए एंड बी सर्टिफिकेट एनसीसी का है तो वैलिड नहीं है। सिर्फ क्या, सी सर्टिफिकेट चाहिए, वो भी किससे, बी ग्रेड से आप पास होने चाहिए, ठीक है। डोमिसाइल रिक्वायरमेंट वेरी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट और एस्पेक्ट उन बच्चों के लिए है कि जो ए पूछ रहे थे कि भैया अगर मैं अदर स्टेट से बिलोंग करता हूँ क्या मेरे लिए मैं एडमिशन ले सकता हूँ नहीं ले सकता हूँ। देखो अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेना है तो आपको यूपी का डोमिसाइल होना सर्टिफिकेट बहुत ज़रूरी है, ठीक है। या तो फिर आप 10+2 पास होने चाहिए यूपी से, ठीक है। ज़रूरी नहीं कि आप यूपी बोर्ड से ही हो, आप किसी भी बोर्ड से हो, बट आपकी स्कूलिंग जो 10th और 12th की कहाँ से, यूपी से हुई होनी चाहिए। या फिर आपके पास जो है क्या हो, यूपी का डोमिसाइल हो। दो में से अगर आपके पास एक भी चीज़ है तो आप जो है गवर्नमेंट सीट के लिए किसके, आप जो है वो मतलब गवर्नमेंट सीट्स के लिए आप क्या हो, एलिजिबल हो, ठीक है। तो इसलिए आपके पास क्या होना चाहिए, गवर्नमेंट सीट के लिए आपको क्या चाहिए, आपका या तो यूपी का डोमिसाइल हो या फिर आप 10+2, 10 एंड 2, 10 एंड 12 जो है आप वो कहाँ से, यूपी बोर्ड से, मतलब यूपी बोर्ड नहीं, आप यूपी से पास होने चाहिए, ठीक है। अब बाकी आप कोई भी बोर्ड हो चल जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसके बाद पेमेंट से रिलेटेड कुछ बता देता हूँ कि आपको डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड एंड यूपीआई नेट बैंकिंग का यूज़ करना है। अनरिजर्व ओबीसी के लिए 3000 फीस है, एससी एसटी पीडब्ल्यूडी के लिए 2000 की फीस है। इसमें देखो एक अभी आप मतलब अभी उस चलो ठीक है उसको मैं आगे बताता हूँ, अभी फिलहाल यहाँ पे नीड नहीं है। फाइनल सबमिट करते समय आपको बहुत ही मतलब अटेंटिव रहना है, ठीक है। आपको मतलब कुछ भी ऐसा गलत कुछ भी कोई भी एंट्री नहीं करनी है। आपको फाइनल जब आपका फॉर्म फिल हो जाता है फाइनल एप्लीकेशन को पीडीएफ में सेव करके रख लो और उसे प्रिंट भी करा के रख लो, ठीक है। जो कि आपका बाद में क्या होता है, रिक्वायरमेंट होता है, ठीक है। कुछ है आपको फाइनल समरी बता दूँ कि आपको अपना 10th की मार्कशीट होनी चाहिए, 12 की मार्कशीट, फोटो प्लस सिग्नेचर, वेरिफिकेशन सीट, कैटेगरी सर्टिफिकेट, डोमिसाइल, पेमेंट मेथड, ठीक है। ये सारी चीज़ें एक तरह से समझो कि आपकी चेकलिस्ट है, ठीक है। तो इतना जान लो, लास्ट में अगर आपको अगर थोड़ा मैं समराइज करूँ तो आपको इतनी चीज़ें चाहिए होंगी अपने फॉर्म को फिल करते समय, ठीक है। तो बाकी डिटेल मैंने आपको अंदर जो है उसको एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। तो आई होप कि आप जो भी मतलब डॉक्यूमेंट से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन थी आपको समझ में आ गई होंगी। अगर इसके बाद भी कोई डाउट होता है तो आप मेरे से उसको कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हो, ठीक है। तो आई होप कि जितने भी मतलब पॉइंट थे उसको मैंने कवर कर दिया है, फिर भी अगर कुछ अगर छूटा हो तो आप उसको मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। तो फिलहाल जो वीडियो है इसको हम यहीं एंड करते हैं, ठीक है। सो थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।